हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत देखेंगे। एलटी सिलेबस में जो यूके एलटी पहला पेपर होगा, उस पेपर के अंतर्गत हम यूनिट नंबर तीसरा देखेंगे, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, और इसी के अंतर्गत यह तीसरा प्रतिशत होगा। और जो टॉपिक होगा इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होगा, एडू सेट होगा, टीम शिक्षण होगा, ई लर्निंग होगा, ई रीडिंग होगा, आईसीटी उपकरण और टीएलएम होगा। उसके बाद एसएसएसटी होगा। आज इसके अंतर्गत हम आज इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रतिशत छठवां होगा, आज फर्स्ट पेपर से संबंधित छठवां होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पांचवा जो यूनिट आपके पास लगा हुआ है, भारतीय शिक्षा आयोग और समितियों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रतिशत हम करा चुके हैं, और आज अंतिम या तीसरा प्रतिशत यूनिट नंबर 3 का होगा। तो अगर अभी भी आपने 6 के 6 प्रतिशत नहीं देखे होंगे, पूर्व के 5 प्रतिशत, तो आप सीधा ही एक फर्स्ट पेपर से संबंधित मैंने वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका रचनात्मक अध्ययन निरंतर चलता रहे। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी। इनसे संबंधित प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप संपूर्ण वीडियो देखना, जिससे कि आपका रचनात्मक ज्ञान बना रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जी सेट श्रृंखला 3 का संबंध है। तो जी सेट श्रृंखला 3 का संबंध किससे है? ए, वैज्ञानिक खोजों से के लिए, बी, शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए, सी, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, और डी, अंतरिक्ष खोज के लिए। ठीक है, तो श्रृंखला 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको मालूम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए। अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अक्सर क्या आता है? एडू सेट आता है, ठीक है ना। अक्सर का क्या आता है? एडू सेट किससे संबंधित है? तो एडू सेट अगर नहीं भी आया तो जी सेट भी आ गया, तो फिर भी आप विचलित नहीं होंगे। तो यही एक तर्कशील का आधार होता है कि प्रश्न कहीं भी रूप में बन सकता है। ठीक है, पहली बात, एडू सेट भी आ सकता है और जी श्रृंखला 3 भी आ सकता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लगातार एक ही तरीके के एक ही क्रम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपकी लॉजिक के अनुसार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एडू सेट क्या हुआ है। ये पहला उपग्रह ऐसा है, पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए, संपूर्ण शिक्षा के लिए यह बेहतर से बेहतर एडू सेट जो प्रक्षेपित किया गया था, इस शिक्षा के लिए आप हर शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको जो है 2004 में क्या हुआ था? सतीश धवन केंद्र, इसके अंतर्गत किससे छोड़ा गया था? GSLV-FOL, ठीक है ना, यह भी आ गया। तो इस यह किससे संबंधित था? कि जिससे यह प्रक्षेपित छोड़ा गया था, सतीश धवन केंद्र से 20 सितंबर 2024 को। ठीक है ना, यह भी आ गया। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट आप एडू सेट को रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप जी सेट को रखेंगे, तीसरा GSLV और FO1 आ गया, तो इससे प्रक्षेपित किया गया था। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप कहाँ से छोड़ा गया था? सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। किस शिक्षा के लिए था? प्राथमिक से उच्च शिक्षा, यानी संपूर्ण शिक्षा के लिए था। तो इन 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट करेंगे। अगला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई सामग्री के विकास केंद्र की स्थापना किस समिति के पहल पर हुई? आपके पास ई सामग्री लगी हुई है, ठीक है ना, आपके पास ई सामग्री लगी हुई है, तो किसकी पहल पर हुआ? ए, शिक्षा नीति, बी, NCERT, सी, NEF 2020, और डी, NCTE। ये तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? तो जो ई सामग्री विकास केंद्र की स्थापना हुई थी, वह किसके पहल पर हुई थी? NEP 2020 के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि इसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। यह इसकी पहल का मुख्य भूमिका जो है, इस महत्वपूर्ण पहल में से एक महत्वपूर्ण क्या है कि ई सामग्री विकास केंद्र या ई सामग्री को किस प्रकार से आगे पाठ्यक्रम पर लागू किया जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ई सामग्री छात्रों को लाभ पहुंचाता है, और ई सामग्री का क्या है? उच्च पहुंच, स्थिरता, क्रियाशीलता आदि काफ़ी इसके महत्वपूर्ण तरीके हैं। तो नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर आप सिलेबस के अंतर्गत आपने टॉपिक तो देखे होंगे, लेकिन जब उसके अंतर्गत आप उसके भूमिका में जाते हो, उसके महत्वपूर्ण
पॉइंट को देखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है, लेकिन आप एक दो बार इसका अध्ययन करेंगे निश्चित तौर पर आपकी समझ से बाहर नहीं होगा प्रश्न। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का कौन सा अन्य नाम नहीं है? ठीक है, इसको हम कृत्रिम भी कह सकते हैं, ए प्रयोगशाला विधि, बी नैदानिक विधि, सी आगमन विधि और डी समस्या समाधान विधि। देखो आपके पास लगा हुआ है, ठीक है ना, SSST आपके पास लगा हुआ, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। यानी कि यह क्या लगा हुआ है आपके पास, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो SSST यही हुआ, यानी इसका हिंदी में अनुवाद करोगे तो इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको एन किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी समस्या समाधान विधि के नाम से नहीं जाना जाता है। अगर अनुकरणीय नहीं भी आया, आपके पास नैदानिक आएगा, तब भी आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, और कृत्रिम नाम भी आ जाएगा, बनावटी नाम भी आ जाएगा, फिर भी आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि एक समझ आपको विकसित बनी रहेगी, ठीक है ना। अब आप समझ गए कि SSST क्या हुआ, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी नाम भी आप जान सकते हैं, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे, और महत्वपूर्ण जो फैक्ट एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री TLM में कौन सा प्रक्षेपी साधन नहीं है? ठीक है, आपके पास TLM सहायक सामग्री भी लगी हुई है ना, TLM, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, इसका क्या बता रहा है, दो प्रकार से, एक प्रक्षेपित है और एक अप्रक्षेपित है, ठीक है ना। ए मॉडल, बी मूक चलचित्र, सी फिल्म स्ट्रिप, डी ओपिक। तो क्या इसका साधन नहीं है कि बात कर रहा है, ठीक है ना, आप इस पर फोकस करेंगे। तो कौन सा नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मॉडल होगा, ठीक है ना। मॉडल ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना, ये प्रक्षेपित के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे मॉडल, चालचित्र, ग्लोब, नमूना, मुद्रित सामग्री, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, और बाकी ये प्रक्षेपित साधन के अंतर्गत क्या आएगा, मूक चलचित्र आएगा, फिल्म स्ट्रिप आएगा और मॉडल आएगा, ठीक है ना। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, भारत में इंटरनेट जन सामान्य के लिए कब से प्रारंभ किया गया? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 1985, बी 1980, सी 1995 और डी 1982। तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि इंटरनेट जो सेवा थी वो, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है ना, सामान्य जन सामान्य के लिए कब इसको किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 1995। अब इसके तहत आप दूसरा पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि जो जन सम्मानी के लिए था, तो जन सम्मानी के लिए क्या हुआ कि इंटरनेट को 15 अगस्त, ठीक है, एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना आप, 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1995 को जन सम्मानी के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा फैक्ट जो है, इसका प्रचलन जो है भारत में जो है 1988 में हो गया था, ठीक है, यह कार्य 1988 से कर रहा था, लेकिन आम जनमानस के लिए कि अगर कहीं पर बात आएगी तो इसका आंसर क्या होगा, 1995 होगा। दोनों फैक्ट को, दोनों पॉइंट को आप तुलनात्मक रूप से ध्यान में अपना रखेंगे, ठीक है ना। आएगा कि प्रारंभ कब से हुआ, तो 1980 में, यानी आम जनता के लिए कब हुआ, आम जनमानस के लिए 1995, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि 1995 से संबंधित कुछ याद आ रहा होगा आपको, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपने देखा होगा NCTA, ठीक है ना। NCTA से भी, NCTA की स्थापना भी कब हुई थी, 1993 जो एक्ट था, ठीक है ना, 1993 का NCTA, 1993 का एक्ट के तहत 1995 NCTA की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। जो है वैधानिक तौर पर की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थी के लिए उचित होगा? देखो आपके पास प्रौद्योगिकी से संबंधित लगा हुआ है, और उसके अंतर्गत आपके पास ICT उपकरण भी लगा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, तो कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा होगा सॉफ्टवेयर जो विद्यार्थी के लिए उचित होगा? ए समस्या समाधान, बी समरूपता, सी ड्रिल और अभ्यास और डी ट्यूटोरियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सी होगा,
ठीक है। गणित के विषय के सूत्र को याद करने का क्या होगा, अभ्यास और ड्रिल विधि। बार बार हम अभ्यास करेंगे तो हम सीख जाते हैं, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दीक्षा का संबंध है, ठीक है ना। पूर्व में भी हमने दीक्षा से बात की थी, दीक्षा से संबंधित बात की थी और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, ठीक है ना। कुछ बेहतर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो दीक्षा का संबंध किससे है, पूर्व में भी मैं इससे चर्चा कर चुका हूँ और पूर्व में भी हमने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है ना। तो दीक्षा का संबंध आम नागरिक के जीवन शैली को बेहतर बनाना, बी शिक्षकों के जीवन शैली को मजबूत बनाना, और सी अभिभावक उनके जीवन शैली को मजबूत बनाना, और डी शैक्षिक कार्य को बेहतर और सुलभ बनाना। तो दीक्षा जो ऐप बना हुआ था, ठीक है ना, पूर्व में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जो है उपराष्ट्रपति ने 2017 में इसको क्या किया था, लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका मुख्य जो काम होगा बी होगा, यानी शिक्षकों के जीवन शैली को क्या करना, मजबूत बनाना है, ठीक है ना। अब इससे पूर्व हमने चर्चा की थी कि इसके अंतर कौन कौन से आएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, एक तो शिक्षक आएगा, छात्र आएगा और अभिभावक आएंगे। इन 3 पॉइंट को आप नोट करेंगे, शिक्षक, छात्र और अभिभावक। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि पूर्व के प्रश्न पत्र प्रश्न नंबर जो है 5वां में मैंने यह क्वेश्चन बनाया था, ठीक है ना। यानी प्रतिशत 5वां अर्थात और आईसीटी से संबंधित प्रश्न पत्र दूसरा। देखो किस किस से संबंध है, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, ठीक है। जैसे आपको ई सामग्री में, जैसे आपको एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़नी है तो अपने आप नहीं ला सकते हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है कि क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड से आप जो है उस बुक के सारे सिस्टम सारे आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी भाषा से संबंधित था तो इससे संबंधित काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो इसके अंग इससे ज़्यादा प्रभाव किसका था, शिक्षक, अभिभावक और छात्र से, पाठ्यक्रम से नहीं था, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर विशेषता शिक्षा का संबंध किससे था, दीक्षा का संबंध किससे था, तो शिक्षा और दीक्षा आप लोग नहीं बोलेंगे। दूसरा एक पॉइंट मैंने पूर्व में चर्चा की थी कि दीक्षा के अंतर्गत एक बात आई थी, शायद में इसमें हमने एक बात की थी कि दीक्षा के अंतर्गत जो है भाषाओं से संबंधित, ठीक है ना। तो दीक्षा में भाषा कितनी है, 18 भाषाओं को अंग्रेजी सहित, इसमें अंग्रेजी भी है, ठीक है ना। अंग्रेजी सहित 28 भाषाओं में यह दीक्षा पोर्टल है, पहले पॉइंट। पूर्व में कुछ चर्चा कर चुका था कि 14 भाषा हमारी मूल संविधान में थी, वर्तमान में हमारी कितने हैं, 22 भाषाओं को मान्यता है, ठीक है ना। तो यह मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका था। तो आप रचनात्मक तौर पर निश्चित तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां नंबर का, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक्स के लिए भारतीय माध्यम है। पूर्व में भी यह क्वेश्चन बने हुए थे लेकिन उसका माध्यम दूसरा था। ए ब्लैक बोर्ड, बी स्वयं, सी जी सेट और डी स्वयं प्रभा, ठीक है। तो जो मूक्स है, तो भारतीय माध्यम क्या है, किससे संबंधित कार्य करता है, यह आपने देखना है। आपको तो मालूम है कि शिक्षा से संबंधित है, इससे पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि मूक क्या है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, मूक का संबंध है स्वयं से, ठीक है। स्वयं क्या है, स्वयं विश्व में ऑनलाइन जो एक ऑनलाइन कोर्स को लागू या जो कोर्स चलाता है, वह विश्व में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है स्वयं, ठीक है ना। स्वयं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यह जो है इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर, ठीक है ना, लगभग 2779 बड़े पैमाने पर कोर्स होते हैं इसके अंतर्गत। पूर्व में हो सकता कोर्स बढ़ गए होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत पहले कितने थे, 2779 कोर्स इससे अंतर्गत कराए जाते थे। इसीलिए यह विश्व का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, ठीक है ना। तो स्वयं का संबंध आपके उसमें स्वयं नहीं लगा हुआ है, आपके इसमें क्या लगा हुआ है, मूक्स लगा हुआ है। तो मूक लगा हुआ तो उसका मतलब उसका संबंध स्वयं से भी है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। यानी कुल मिला के आपने अपने चाक्षु यानी अपने दृश्य को दोनों तरफ दौड़ाने की कोशिश आपको करनी होगी, तभी आपका रचनात्मक ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा स्वयं प्रभा, ठीक है। यह एक क्या है, ऑनलाइन कोर्स का सिस्टम है स्वयं। और स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल है, ठीक है ना। टीवी चैनलों का एक सारे टीवी चैनलों का एक क्या है,
जैसे इसके अंतर्गत जो है 34 टीवी चैनल आते हैं स्वयं प्रभा के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 34 चैनल आते हैं जो उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। यह 17वां हुआ था, ठीक है। और जी सेट तो आप जानते हैं, बिला बोर्ड के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। जी सेट में हमने चर्चा की थी। अगर मूक्स के संबंध में आ गया तो स्वयं प्रभा का संबंध किससे, मूक्स है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, इसीलिए मैं बता रहा था यह नेट में लगा हुआ है। और मूक्स से तो हमेशा स्वयं प्रभा और स्वयं से हमेशा क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। छोटे से तुम्हें स्वयं क्या है, स्वयं कब हुआ, 17वां हुआ, ठीक है। स्वयं क्या है, ऑनलाइन कोर्स से संबंधित है। स्वयं ऑनलाइन कोर्स से संबंधित है और विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां पर 2-3 हजार लगभग कोर्स चलते हैं ऑनलाइन, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा गुणवत्ता को देने वाला एक चैनल है, चैनलों का एक समूह है। स्वयं प्रभा के अंतर्गत कितने, 34 चैनल है, ठीक है। इन 34 चैनलों को क्या है, इन 34 चैनलों को आप 24 घंटा 7 आवर आप देख सकते हो, 7 डे, और 24 घंटा आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसको 4 से 5 बार दोहराया जाता है। आपने इस चैनल को देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कभी आप चला लेना, भूले बिसरे में आपने चलाओगे तो कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप, यह आपने नेट में बहुत बेहतर रूप से पढ़ा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप हाई लेवल या उच्च स्तर के अध्ययन करते हो तो निश्चित तौर पर उसका फायदा आने वाले एग्जाम को आपको मिलता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कभी भी आपकी अधूरी नहीं जाएगी, उसका आपको फायदा ही फायदा, लाभ ही मिलेगा। पैसा ऐसी चीज़ है कि आपका घटेगा, लेकिन शिक्षा जितने आप ग्रहण करोगे आपका बढ़ेगा मित्रों। तो आगे देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न, कौन सा वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में शामिल नहीं है। कौन सा वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में शामिल नहीं है, क्या नहीं होगा, ए पोस्टर, बी फ्लैश कार्ड, सी ओपिक प्रोजेक्टर और डी कार्टून। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, यानी कोमल तकनीकी की बात कर रहा है। एक हार्ड तकनीकी होती है, यानी कठोर तकनीकी होती है। ये किसके अंतर्गत है, TML के साथ भी है और ICT में भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये TLM के साथ भी है, ठीक है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 9वां का, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका ओपिक प्रोजेक्ट होगा। जैसे पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कार्टून, ये तो समान चीजें हैं, ये किस में आएंगे, सॉफ्टवेयर में आएंगे, यानी कोमल तकनीक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर का प्रश्न है, समूह शिक्षण करते समय विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सामूहिक शिक्षण करते समय, अगर देखो टीम शिक्षण से इस क्वेश्चन का आकलन आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बस पूछने का माध्यम अलग अलग होता है। समूह शिक्षण करते समय विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्न में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ए अनुवर्ग, बी व्याख्यान, सी प्रदर्शन और डी अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा, शायद मैं आपकी स्मृति जगी होगी लेकिन अभी जगाने की कोशिश अवश्य करूंगा। इसका सही आंसर होगा ए, यानी अनुवर्ग। देखो अनुवर्ग सही समझ में आ रहा है। अब आप हो सकता है कि आपने इसमें अभिकर्मित लगाया होगा। अब ये 3 शिफ्टनर से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह क्वेश्चन आपके LT 2018 में पूछा गया था। तो एक तर्कशील के आधार पर मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की कि पूर्व का ज्ञान भी आपका बढ़ेगा और एक जो है क्वेश्चन का जो एक माध्यम है, रूपरेखा है, प्रारूप है, वो भी आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि नया सिलेबस है, ठीक है ना। तो यह टीम शिक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। देखो ये चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा शिक्षण शासन तंत्र के आधार पर होता है ना, एक राजतांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक हस्तक्षेप होता है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत हम जैसे व्याख्यान को नहीं देख, व्याख्यान को हम जो है शिक्षण से शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना कि छात्र को दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके अंदर इन अंतर्गत यह आता है कि शिक्षा का जो स्तर होता है वह किस प्रकार का होता है। तो इस पर टीम शिक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो फिर विस्तार से आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लेंडर का 10 वर्गों से संबंधित वर्ग स्पष्टीकरण कौन सा नहीं है, ठीक है ना। फ्लेंडर ने क्या दिया था,
शाब्दिक 3 आधार दिए थे, उस 3 आधारों को कितने आधार में बदला था, तो उसके अंतर्गत फ्लेंटर ने क्या किया था, उनको जो है 10 वर्गीय स्पष्टीकरण में बदला था। ठीक है ना, ये पूर्व में भी क्वेश्चन था लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ए अनुभूति स्वीकृति, बी प्रशंसा प्रोत्साहन, सी व्याख्यान करना और डी छात्र वार्ता और पहल करना। ठीक है, तो फ्लेंडर का जो है 10 वर्गीय स्पष्टीकरण का कौन सा नहीं है। ठीक है ना, जो 10 वर्गीय है इसमें कौन सा नहीं है, शिक्षक कथन से संबंधित। ठीक है ना भाई, इसमें एक चीज और जोड़ देना आप, शिक्षक कथन से संबंधित। ठीक है ना, फ्लेंडर का 10 वर्गीय स्पष्टीकरण शिक्षक से संबंधित कौन सा नहीं है होगा। ठीक है ना, तो अनुभूति स्वीकृति, प्रशंसा प्रोत्साहन, व्याख्यान, छात्र वार्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छात्र वार्ता होगा। ठीक है ना, निश्चित तौर पर आपका ध्यान गया होगा व्याख्यान में। देखो फ्लेंडर ने, अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैं पूर्व में कह चुका था कि फ्लेंडर ने जो है 3 वर्गों में शाब्दिक व्यवहार को 3 वर्गों में बांटा। ठीक है ना, एक बांटा शिक्षक को, ये शिक्षक से संबंधित कथन था। ठीक है, दूसरा किससे संबंधित था, छात्र से संबंधित था, और तीसरा था मौन या विभ्रांति या भ्रांति। ठीक है ना, अब देखिएगा शिक्षक से संबंधित, यहां पर शिक्षक की बात कर रहा है तो व्याख्यान नहीं होगा। छात्र वार्ता पहल क्या होगा, छात्र के हित में काम कार्य करना। लेकिन अगर व्याख्यान की बात करता है तो निश्चित तौर पर यह क्या होता है कि अनुभूति को स्वीकृत करना, प्रशंसा प्रोत्साहन को देना, और व्याख्यान भी शिक्षक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा इन 10 वर्गों को स्पष्टीकरण में 3 वर्ग उन्होंने किए थे फ्लेंडर ने। इसके अंतर्गत 7 पॉइंट हैं, छात्र के अंतर्गत 2 पॉइंट हैं, विभ्रांति के अंतर्गत 1 पॉइंट है। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए, 10 पॉइंट हो गए। तो 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं में से शिक्षा से संबंधित जो पॉइंट हैं वो 7 पॉइंट है। ठीक है ना, और निश्चित तौर पर फ्लेंडर की काफ़ी आप इसकी अंदर से गहराई से पढ़ने का अध्ययन करोगे तो आपको इनका सबसे बेहतर आंकलन यह था कि अंतःक्रिया विश्लेषण किस प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाया जाए। तो इसमें विद्यार्थी भी होगा, छात्र भी होगा और वातावरण भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें छात्र वार्ता, 2 जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, विद्यार्थी छात्र से संबंधित, एक छात्र वार्ता होगा और दूसरा क्या होगा कि दूसरा होगा छात्र द्वारा उत्तर देना। ये 2 हैं बस। आप छात्र, अब आपके समझ में आ जाएगा, निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन दूर नहीं जा सकता है क्योंकि अब आपको मालूम हो गया है कि इसमें 7 पॉइंट जो है शिक्षा से संबंधित हैं, 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं किससे संबंधित हैं, छात्र से, और एक मौन और भ्रांति से ठीक संबंधित है। ठीक है, तो जो पहले प्रश्न पत्र में मैंने बनाया था एक क्वेश्चन, लेकिन उसका माध्यम अलग था। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूसरा क्वेश्चन है दल शिक्षण से। जो टॉपिक मैंने लगाए हैं उनको बेहतर से बेहतर कवर करने की कोशिश करूँगा। अब देखो हमारा तो पेड चैनल है नहीं कि हम धीरे धीरे आपको घेर कर रखेंगे कि लगातार 2-2 4-4 घंटा एक ही पर डिस्कस करेंगे, और इतना समय भी किसी के पास है नहीं। तो दल शिक्षण का आम सभा में अध्यापक छात्र अवधि का मानक होगा। ठीक है ना, जब हम दल शिक्षण यानी टीम शिक्षण या समूह शिक्षण करते हैं, एक ही नाम है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो उसमें आम सभा की बात कर रहा है, उसमें 3 सभाएं होती ना, यहाँ पर किस किस सभा की बात कर रहा है, आम सभा। तो अध्यापक छात्र अवधि का क्या मानक होगा, ए सभी छात्र अध्यापक और अवधि 30 मिनट की, बी 2 अध्यापक सभी छात्र और 25 मिनट की अवधि, 1 अध्यापक 12 छात्र और 45 मिनट की अवधि, 1 अध्यापक 25 छात्र और 45 मिनट की अवधि। अब क्या था इसमें टीम शिक्षण में, यही बहुत बड़ा लॉजिक है, यही इसका लब्बू लुबान भी महत्वपूर्ण टीम शिक्षण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आम सभा की बात कर रहा, तो इसका सही आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 सभाएं हैं, एक आम सभा है, ठीक है ना, एक क्या है आम सभा है, एक क्या है लघु सभा है, और तीसरा क्या है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, ठीक है ना। आम सभा में क्या है, सभी छात्र होंगे और सभी टीचर होंगे, सभी छात्र सभी टीचर होंगे, और अवधि कितनी होगी, 90 मिनट की होगी। ठीक है, लघु सभा में क्या होगा, लघु सभा की बात करें तो इसमें एक टीचर होगा या 10 से 12 इसमें छात्र होंगे,
और समय क्या होगा 45 मिनट का होगा। ठीक है, एक बार आपको फिर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आम सभा में क्या है, अध्यापक सभी होंगे, छात्र सभी होंगे और अवधि 5 मिनट की होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि लघु सभा। ठीक है ना, लघु सभा में क्या होगा, अध्यापक 1 होगा, छात्र 10 से 12 होंगे, अवधि कितनी होगी 45 मिनट की होगी। ठीक है, तीसरा आता प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला में क्या होता है कि प्रयोगशाला में भी एक अध्यापक होता है। ठीक है ना, अध्यापक 1 होगा, छात्र 25 होंगे और अवधि 45 मिनट की होगी। बस लघु सभा और प्रयोगशाला सभा में 45-45 मिनट का समय होगा। ठीक है, दोनों में एक एक टीचर होंगे और छात्र एक में 12 होगा, एक 25 होगा। और जो है जो आम सभा होगी तो आम सभा में ज़्यादा आप सीधे भी अपना आकलन अपने तर्क और बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं कि आम मना बड़ा, सभी उसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। और जो टीम शिक्षण के से संबंधित यही एक औषधि का कार्य यही प्रश्न आपका करेगा निश्चित तौर पे। 13 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में व्यवहारिक एवं तात्कालिक समस्या समाधान हेतु क्रिया आत्मा अनुसंधान विधि को विकसित किया। तो किसने किया, ए कर्ट लेविन ने, बी एमएस कोरे ने, सी रूमेल ने और डी मोली ने। ठीक है, तो किसने किया, क्रियात्मक अनुसंधान को, एक्शन रिसर्च को किसने विकसित किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने पूर्व में पढ़ाई होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे, सीधा सीधा कोरे का है। ठीक है ना, लेकिन शिक्षण और व्यवहारिक से संबंधित आएगा तो कोरे का है, और सामान्य तो आएगा कि सीधा ही आएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की बात जहाँ पर होगी, अनुसंधान की बात होगी तो वहाँ पर कार्ट लेविन का होगा। ये जो कहाँ के थे, जर्मन अमेरिका वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, अगर यहाँ का इनमें एम एस कोरी का नाम नहीं है तो कार्ट लेविन का आ सकता है, लेकिन शिक्षण जहाँ पर बात आएगी वहाँ एम कोरे ने ही शिक्षण में क्या किया था, इसको विकसित किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, ये जर्मन लेविन कहाँ के थे, जर्मन यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, ढूंढ ढूंढ के एक एक जड़ी बूटी आपके लिए औषधि का काम करेगी निश्चित तौर पर। 14 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान को खोजना, विकसित करना, सत्यापित करना और शोध करना, यह परिभाषा किस अनुसंधानकर्ता की है। ठीक है, तो किसकी है, ए कोरे, बी गुड, सी रूमेल, डी मोली। ज्ञान को खोजना, फिर विकसित करना और सत्यापित करना, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूमेल का होगा। ठीक है ना, रूमेल का होगा। ठीक है, देखो जब परिभाषाएं होती हैं, अभी फर्स्ट पेपर में आप जैसे पढ़ोगे, दर्शन शास्त्र में आप पढ़ोगे, यथार्थवाद पढ़ोगे, जो है प्रकृतिवाद पढ़ोगे और प्रयोगवाद पढ़ोगे, उसमें फिर गांधी आप पढ़ोगे, विवेकानंद पढ़ोगे, रूसो प्लेटो एन को पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी कुछ परिभाषाएं होगी दर्शन शास्त्र से, शिक्षा से संबंधित। तो सबसे माध्यम यही बेहतर होता है कि वो राइटर किससे संबंधित जुड़े हुए हैं। तो ये अगर गुड का आ गया, रूमेल का आ गया, मौली का आ गया तो तुम्हें पता है, दूसरा राइटर एक दो ऐसे डाल देते हैं तो वो क्वेश्चन ऐसे भी बाहर हो जाता है एक दो ऑप्शन से। तो इस प्रकार से भी आप अपना आकलन कर सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम पद्धति नहीं है। ठीक है ना, अब प्रणाली उपागम आपके पास लगा हुआ है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रणाली विश्लेषण, बी शोध प्रणाली, डी प्रबंध प्रणाली और डी प्रणाली अभियांत्रिकी। ठीक है, अभियांत्रिकी किसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग को बोलते हैं। ठीक है ना, और इंजीनियरिंग बोल के आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन अभियांत्रिक आया लिखा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसका यही है, डी वाला होगा। ठीक है ना, पद्धति के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेट क्या है, हार्डवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है या प्रोटोकॉल नेटवर्क है। तो क्या होगा, इंटरनेट है क्या, सीधा ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इंटरनेट वेबसाइट आपके इसमें लगा हुआ है, ब्लॉग आपके उसमें लगा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा आपको इस ओर ध्यान देना ही होगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है ना,
इंटरनेट अब देखो, इंटरनेट की काफ़ी अंदर से भी काफ़ी बातें आती है, और निश्चित तौर पे ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि कब क्या क्या, लेकिन पूछा भी जाता है तो इसको विकसित करने का श्रेय जो है 1960 में जाता है। किसको जाता है? बिंट क्रैफ्ट को जाता है। बिंट क्रैफ्ट को जाता है, ठीक है ना। बिंट विंट क्रैफ्ट, आप नाम याद कर लेना, 1960 में इन्होंने, इसको जाता है इसका श्रेय इंटरनेट को, ठीक है ना। और एक बात आती है, दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है